अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 29 जून 2025 इतवार संडे के दिन की दोपहर है। लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसगीर में, मशरक़ वस्ता में, नॉर्थ अफ्रीका में अब आधी रात से आगे का वक्त है। मैं तकरीबन पूरे 3 दिन के बाद इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लौट रहा हूँ और इन 3 दिनों में बहुत सी डेवलपमेंट्स दुनिया में हुई हैं। मैं इन 3 दिनों में कहाँ गुम हूँ, मैं समझता हूँ कि सिर्फ मुझे हर वक्त वीलॉग ही नहीं करने चाहिए, बल्कि मुझे अपने दिमाग के ऊपर भी काम करना चाहिए। तो मैं पिछले 3 दिनों में ट्रैवल भी कर रहा था और बहुत सी चीज़ें मैं पढ़ भी रहा था, ताकि मैं बहुत सी चीज़ों को बेहतर अंडरस्टैंड कर सकूँ। बहरहाल, और मैं समझता हूँ कि जितनी ज़्यादा मेरी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना ज़्यादा मैं अपने व्यूअर्स को और आप सबको एक बेहतर वेल इन्फॉर्म्ड पर्सपेक्टिव आपके सामने चीज़ों का रख सकूँगा। बहरहाल, मूविंग फॉरवर्ड, इन 3 दिनों में पाकिस्तान में और दुनिया में बहुत सी अजीबो-गरीब किस्म की चीज़ें जो हैं और डेवलपमेंट्स हुई हैं। फॉर इंस्टेंस, पाकिस्तान में अब ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक फ़ैसला करवाया गया है 2024 के इंतखाबात और तहरीक-ए-इंसाफ की रिज़र्व सीट्स के हवाले से, उसके बाद हमारे जीएचक्यू के जो थिंकर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, दानश्वर हैं, दुनिया के सबसे अक्लमंद लोग हैं, अब वो ये प्लान बना रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में, सेंटर के अंदर वफाक में और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के असेंबलीज़ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए जाएँ और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर पार्टी को बिल्कुल इमरान खान से लाताल्लुक़ और आज़ाद कर दिया जाए। और वो जो कहते हैं ना कि पुरानी कहावत है उर्दू के अंदर कि ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, तो उनका ख़्याल है कि इससे पूरी सियासत उनके कंट्रोल में आ जाएगी। हमारे दानश्वर जो ये लोग हैं, जो स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं जीएचक्यू के, उन्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं है, अदराक ही नहीं है कि जब आप पॉलिटिकल प्रोसेस और सियासी अमल का रास्ता रोक देते हैं, तो उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। यानी आप तो अगले 1 हफ्ते या चंद महीनों का सोचते हैं, लेकिन कुछ ऐसे असरात भी मुरतब होते हैं, जिसके बड़े खौफनाक नतायज जो हैं, वो बाद में निकलेंगे। बहरहाल, एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका के अंदर हाँ, सबसे पहले है कि ज़ायनिस्ट दुनिया भर में और अमेरिका में ये केस एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका की जो एयर स्ट्राइक्स की हैं डोनाल्ड ट्रंप ने फरदो, इस्फ़हान वगैरह पे, उसका कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है और मतलब ये है कि ऑपरेशन सिंदूर की तरह इसे आप सिर्फ सिंदूर की तरह इसे आप सिर्फ सस्पेंड करें, हमें ईरान के ऊपर मज़ीद हमले करने की ज़रूरत है। खुद अमेरिका के अंदर जो ज़ायनिस्ट और क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट हैं, वो अब ये आर्गुमेंट डेवलप कर रहे हैं कि ज़ोहरान ममदानी, जिन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की न्यूयॉर्क के मेयर की प्राइमरीज़ जीत ली हैं, उनके जो एप्लीकेशन थी नेचुरलाइज़ेशन सिटिज़नशिप की, जब वो अमेरिका के शहरी बने, क्योंकि वो अमेरिका में पैदा नहीं हुए, वो अफ्रीका में, कंपाला में, युगांडा में पैदा हुए थे और बहुत छोटी उम्र में यहाँ पे आए थे। तो 2011-12 में जब वो शहरी बने, सिटिज़न बने, तो उनकी एप्लीकेशन में कोई डिफेक्ट निकाला जाए और उनको डिपोर्ट कर दिया जाए, यानी उनसे जान छुड़ाई जाए, वरना एक मुसलमान जो है, अगर वो न्यूयॉर्क का मेयर बन जाए, तो ये तो बहुत बड़ा एक ज़ुल्म अज़ाब होगा और न्यूयॉर्क का तमाम शहर और उसकी तहज़ीब जो है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर एक तरफ ज़ायनिस्ट और क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट जो हैं, वो ये कोशिशें करने की कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंक्रीजिंगली अमेरिका में इस किस्म का एनालिसिस छप रहा है और डिस्कशन हो रही है, जिसे अब शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जनाब जॉन मर्शाइमर जो हैं, वो एक तरह से लीड कर रहे हैं कि ज़ायनिज़्म जो है एज़ अ पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, वो गुज़र गया है। उसका ये एक ऐसी पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी थी, एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जिसका आगाज़ 19वीं सदी के आखिर में हुआ। इस आइडियोलॉजी ने इसराइल की रियासत कायम की। इसराइल की रियासत बतदरीज बहुत ताकतवर हो गई, लेकिन इसराइल और इसराइल की जो ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी है, इसका हाईएस्ट पॉइंट गुज़र गया है और अमेरिका के अंदर इंटेलेक्चुअल सर्कल्स और अमेरिका की बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है, वो अब इसके बारे में सोचने लग गई है कि ये फ़िलॉसफ़ी, ये आइडियोलॉजी है क्या? और उसकी असल वजह ये बनी कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद जो कुछ गाज़ा में हुआ, उसने लोगों को बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया और ज़ायनिस्ट जो है, वो दर हकीकत अब अपनी डोमिनेशन को बचाने के लिए इस वक़्त एक स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन मैं इन तमाम चीज़ों की तरफ इस वक़्त नहीं जा रहा, इनकी तफ़सीलात में मैं एक अगला वीलॉग करूँगा और मैं इन तमाम इश्यूज़ के अंदर मैं जाऊँगा। बिकॉज़ इस वक़्त एक और ऐसा इश्यू है, जो मैं समझता हूँ मेरे लिए और आप में से बहुत से लोगों के लिए बहुत अहम है। आप में से यकीनन ऐसे बहुत बड़ी तादाद में लोग होंगे जिनको ये इश्यू और ये टॉपिक बहुत बोरिंग लगेगा। लेकिन मेरे लिए ये बहुत अहम इश्यू है। मैं अगर आप मुझे सुनेंगे इस पॉइंट से आगे, तो आपको एहसास होगा कि मैं इसको क्यों बहुत इम्पोर्टेंट समझता हूँ।
लाखों पाकिस्तानियों की तरह जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, पाकिस्तान में हैं, मैंने भी जब वो इमेजेस देखे सवात दरिया के दरमियान, रिवर सवात के दरमियान, कि किस तरह पंजाब से, सियालकोट से आए हुए 15-16 एक ही ख़ानदान के जो शख्स हैं, वो एक एक करके दरिया के पानी की तुग़यानी की नज़र होते हैं, जिसमें छोटे बच्चे बच्चियां भी हैं, बूढ़े माँ बाप भी हैं, पूरा ख़ानदान जो है वहाँ पे गर्क हो जाता है। तो जो एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, बेचारगी और बेबसी आपने अपने अंदर महसूस की, जो दिल खराश आपने अंदर उस वाक़े का महसूस किया, वो मैंने भी अपने अंदर उसी तरह से महसूस किया। लेकिन उसके बाद उसके ऊपर ज़ाहिर है बहुत डिस्टर्बिंग ये इमेजेस हैं। लेकिन उसके बाद जो उसके ऊपर मीडिया पे डिबेट हुई है, सोशल मीडिया पे पॉडकास्टर्स ने जो डिबेट की है, ट्विटर के ऊपर जो डिबेट हुई है, वो भी मुझे खासी परेशान कुन और ट्रेजिक लगी है। बेहासल, बेसुध डिस्कशन, जिसमें किसी ने इसका ना तो सही एनालिसिस किया है, ना इसका कोई हल ढूँढने की किसी ने कोशिश की है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इल्ज़ाम तराशी है, पतलून खींचने की कोशिश की गई है, तोहमत की गई है, ताने दिए गए हैं, इल्ज़ाम लगाए गए हैं। फॉर इंस्टेंस मौलाना फजल रहमान की जमात ने तो बाकायदा मुतालबा कर दिया है कि अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है, उसे रिज़ाइन कर देना चाहिए। हालांकि मौलाना सिर्फ और सिर्फ एक लार्जर GHU का जो प्लॉट है, उसके अंदर प्ले कर रहे हैं। जनरली स्पीकिंग, लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को सही इल्ज़ाम दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इसके लिए ज़िम्मेदार है, और बहुत से लोगों ने NDMA का कहा है कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और उसका जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA, वो इसके लिए ज़िम्मेदार है। वो है डेफिनेटली ज़िम्मेदार है इसके लिए। और एक जनरल इनाम हैदर हैं, जो इस वक्त NDMA के मेरे ख्याल चेयरमैन है, या DG हैं, या हेड हैं, उनकी तस्वीर भी ट्विटर के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही। मैंने इस पूरे चैलेंज के ऊपर बहुत ज़्यादा मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, मैंने बहुत इसके बारे में पढ़ा है। फ्लैश फ्लड्स जो हैं, वो मुझे वैसे भी मेरे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बिकॉज़ मैं अब अमेरिका में रहता हूँ, और बहुत पहले जब अर्ली 90s में मैं अमेरिका आया, तब से मुझे इसका एहसास है कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा लोगों की फ्लैश फ्लड्स के ज़रिए सडनली एक फ्लड सिचुएशन डेवलप करती है किसी सड़क के किसी हिस्से के अंदर, या किसी एक डीपर जगह में, जिसके नतीजे में लोग जो हैं वो फंस जाते हैं और उसमें उनकी डेथ हो जाती हैं। लेकिन ज़हन में इसे रखें कि अमेरिका का रकबा अंदाज़न 40 लाख स्क्वायर मील है। 40 लाख स्क्वायर मील है। पाकिस्तान का कितना है? पाकिस्तान का रकबा कोई 3,30,000 या 3,50,000 स्क्वायर माइल है। अमेरिका में एक साल में औसतन ऑन एन एवरेज 50 से 100 लोग जो हैं, वो तमाम किस्म के फ्लड्स के नतीजे में उनकी हलाकत होती है। गुज़श्ता जो लास्ट फिगर्स हैं 2022 के 23 के, उसमें 79 डेथ्स हैं। इसमें से मेजॉरिटी फ्लैश फ्लड्स में होती है, जो अचानक डेवलप कर जाते हैं। जो रिवरीन फ्लड होता है, जो कोस्टल एरियाज़ में, उसमें भी डेथ्स होती हैं। लेकिन जो 42%, इवन जो फ्लैश फ्लड्स में 42% डेथ्स उस वक्त होती हैं जब लोग अचानक किसी ऐसी सड़क के ऊपर होते हैं जहां फ्लड सिचुएशन डेवलप कर रही होती है, और वो फैसला नहीं कर सकते कि उन्हें आगे जाना है या उन्हें रुक जाना है या पीछे होना है, उन्हें घर जाने की कोशिश होती है, और अमूमन रात को इस किस्म की फ्लैश फ्लड्स की डेथ्स होती हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर हर बरस हज़ारों लोग जो हैं उनकी फ्लड्स में डेथ्स होती, लेकिन इसका कोई डेटा जो है एक्यूरेट, उसकी अंडर रिपोर्टिंग होती है। इसका कोई एक्यूरेट डेटा, अनलाइक अमेरिका जहां बहुत एक्यूरेट डेटा एग्जिस्ट करता है एक एक डेथ का, इस किस्म का कोई डेटा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर इंस्टेंस 2022 के पाकिस्तान के फ्लड्स में 1700 डेथ्स हुई, या 2000 डेथ्स हुई, या 2200 डेथ्स हुई, या 2500 डेथ्स हुई, और कितने लोग बाद में बीमारी के नतीजे में मर गए, उसके कोई एदाद व शुमार जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा, अब सवात की जो ट्रेजेडी है, जिसकी इमेजेस आप सबके सामने, आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने वो इमेजेस ना देखे हों। इसका फ़र्क, और वैसे जो फ्लड में पाकिस्तान में हज़ारों लोग 1 साल या 2 साल या 3 साल के टाइम पीरियड में जाँ बहक होते हैं, उसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि इसे कैमरे की आँख ने कैप्चर कर लिया, और वो जो लोगों की बेचारगी, बेबसी, हेल्पलेसनेस है, जहाँ वो इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कोई ना कोई मदद हुकूमत की तरफ से, या शहर की तरफ से, या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन तक पहुंचेगी। ये हो नहीं सकता कि लोग सेहतमंद खड़े हैं, पानी बढ़ता चला जा रहा है, ये कैसे मुमकिन है? और दूसरी तरफ लोग उस बेबसी, बेचारगी को देख रहे हैं, मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई तरीका नहीं है उनकी मदद करने के लिए, और उल्टा वो वीडियो बना रहे हैं, और यूं ये बेचारगी और ये बेबसी जो है ये कैप्चर हो जाती है। इस किस्म के जो इमेजेस होते हैं, वो एक पूरी की पूरी कौम, यानी वैसे तो ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ में है, एयर क्रैशेस होते हैं, ट्रेन क्रैशेस होते हैं, गाड़ियों के हादसे होते हैं, लेकिन ये जब वाक़यात इस किस्म के होते हैं जिसको पूरी कौम देखती है,
तो पूरी की पूरी कौम के तहत शऊर में उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर एक अपने बारे में